नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक का पोर्शन, जो कि अपने आरपीएससी एग्जाम्स के लिए और लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अपन ने जो यूनिट फर्स्ट है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल की ऑर्गेनिक है, वो कंप्लीट कर ली है। उसमें जीओसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कार्बोकेटाइन, इंडक्टिव फैक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट। इन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है, अब वो मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे करवाता चलूंगा दोस्तों, बीच बीच के अंदर। मैंने स्टार्ट किया है आज से दोस्तों इनऑर्गेनिक, सिस्टमिक तरीके से करवा रहा हूँ। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों एग्जाम ओरिएंटेड में मैटर करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये दोस्तों जो कोर्स मैं करवा रहा हूँ वो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है, और आपको टॉपिक के साथ साथ मैं इनके क्वेश्चंस भी अब आपको करवाता चलूंगा दोस्तों। आपकी क्लासेस डेली होंगी, रेगुलर क्लासेस आपकी होंगी। ठीक है दोस्तों, और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ एटॉमिक मॉडल का, परमाणु संरचना का, उसमें कौन कौन से टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ये मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको आपका जो सिलेबस है वो कवर करता हुआ मिल जाएगा। आपको पता होगा कि किस टॉपिक में कौन से टॉपिक सब टॉपिक्स आ रहे हैं दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा मैं करवा रहा हूं। देखिए दोस्तों, परमाणु स्ट्रक्चर के अंदर अपन जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मौलिक कणों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके अंदर दोस्तों जनरल इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन अपने को पता है होना चाहिए, जैसे किसने खोज की और उसने किसका नाम दिया, उनका मास क्या है, आवेश क्या है, ये अपने को देखना है। इसके अलावा दोस्तों नॉन फंडामेंटल पार्टिकल, यानी परमाणु के जो अन्य पार्टिकल्स है, अन्य कण हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके बस केवल नाम आपको याद रखना है दोस्तों। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल पार्टिकल या मौलिक कण कौन कौन से हैं और उनमें से कोई एक ये भी दे दे, तो दोस्तों अपने को फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल, यानी मौलिक और जो अदर पार्टिकल्स हैं, अन्य कण हैं, उनका जनरल अपने को पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन। इसके अलावा दोस्तों परमाणु बोर मॉडल की मैं बात करूंगा, जिसमें उसके अभिग्रहित यानी पोस्टुलेट डिस्कस करूंगा, अभिग्रहित यानी जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करूंगा। इसके अंदर परमाणु त्रिज्या के बारे में डिस्कस करूंगा। परमाणु त्रिज्या का दोस्तों यहां पर अपन इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला। फिर इनके जो रेडियस रेशियो पर आधारित क्वेश्चन है, रेडियस रेशियो पर आधारित, यानी त्रिज्या के रेशियो अनुपात पर आधारित क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि यहां से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका 100% क्लियर हो जाए। वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसका ही वही न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, एनर्जी का देखेंगे। इनके बेस पे जो न्यूमेरिकल और फॉर्मूले होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद में डिस्कस करूंगा दोस्तों मैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। 4 क्वांटम संख्या है, एक प्रिंसिपल या मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी एजिमुथल या द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी है दोस्तों स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। इन पर आधारित क्वेश्चन फिक्स आते हैं दोस्तों। 100% आपको इसका क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और लेब असिस्टेंट का यहां से मिलेगा दोस्तों, जरूर 100% यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे अपन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर दोस्तों अपन हाबो नियम के बारे में पढ़ेंगे, पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे, हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल या प्रायिकता का नियम पढ़ेंगे, और n+ का रूल अपन पढ़ेंगे, जिसको बोर-बरी रूल भी कहते हैं। यहां से दोस्तों आपको मैं बता दूं, इन तीनों टॉपिक से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेगा दोस्तों आरपीएससी के अंदर और लेब असिस्टेंट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इनके बारे में दोस्तों जनरल इंट्रोडक्शन में पहले से ही कर चुका हूं। आपको इसकी प्लेलिस्ट के अंदर इनके सारी वीडियोस के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों पीरियडिसिटी या आवर्तता, यहां से मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा आगे, और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, मौलिक कणों के बारे में, जो जनरल इंट्रोडक्शन अपने को पता होना चाहिए। इनको कैसे याद करेंगे इसकी भी मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ट्रिक यूनिवर्सल है दोस्तों, ये गलत नहीं है। आपको खोज और यानी डिस्कवरी और नेम के आधार पर, भाई किसने खोज किया, उसने किसका नाम, किसके द्वारा नाम दिया गया, यहाँ इस टॉपिक से जुड़े हुए कई पोर्शन में आपको कंफ्यूज हो सकता है या कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को मैं आज यहां दूर कर दूंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं प्रोटॉन की दोस्तों, तो देखिए दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया इसको, जे थॉमसन ने। याद रखना, गोल्डस्टीन, कोई ईंट पर नाच वाला जो ट्रिक है वो यूज मत करना दोस्तों। मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, उसी को मॉडिफाई किया है। मैंने एक ट्रिक जो बना रखी है ये वाली, इस ट्रिक को मैं अभी लूंगा दोस्तों। इस पर जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 1.67 × 10⁻⁻27
किलोग्राम में है दोस्तों। अगर आप ग्राम में करना चाहें दोस्तों तो 1.67 इंटू 10 टू पावर इसमें 1000 और जोड़ सकते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों आवेश कितना होता है, तो आवेश होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इस पर आवेश होता है। तो आपको इन दोनों में याद है ना दोस्तों, खोजकर्ता कौन है और नाम देने वाला कौन सा है। खोजकर्ता है गोल्डस्टीन प्रोटॉन की और नाम देने वाला कौन सा है, जे थॉमसन। इसके अलावा दोस्तों मास का अपने को ध्यान रखना है और आवेश का अपने को ध्यान रखना है। खोज इलेक्ट्रॉन की बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों, कौन सा, ऋणावेश। प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव यानी धनावेश। ये अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। अब इसकी खोज किसने की, सबसे पहले बात करते हैं खोज की, तो जे थॉमसन ने। अब ये देखिए दोस्तों, प्रोटॉन का नाम किसने दिया, जे थॉमसन ने। लेकिन अगर मैं जे थॉमसन की ही बात करता हूं तो उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की है, इलेक्ट्रॉन की खोज भी की है दोस्तों, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाला स्टोनी था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाला कौन सा था, स्टोनी, याद रखना है। वही अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी होगा। और आवेश दोस्तों, आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का सेम है, लेकिन प्रोटॉन को प्लस से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो यहां आवेश हो गया माइनस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सर कि इनके जो खोजकर्ता है इनके नाम कैसे याद रखें। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि खोजकर्ता पे बेस कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, तो मैंने इसके क्वेश्चंस की ट्रिक बनाई दोस्तों, ईंट पर पाजी नाचे। मैंने ट्रिक है, किसी को बुरा नहीं मानना दोस्तों, ये केवल याद करने के हिसाब से बनाई है मैंने। ईंट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और टी से थॉमसन है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, थॉमसन ने। क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, थॉमसन ने। ऐसे दोस्तों पीयर से प्रोटॉन याद रखना है, प्रोटॉन की खोज किसने की है, और जी है इसमें पा केवल नाम याद रखने के हिसाब से दोस्तों, जी गोल्डस्टीन से लिया मैंने दोस्तों। क्या कह रहा हूं, जी को लिया मैंने गोल्डस्टीन से, ताकि आपको याद रहे। क्या कह रहा हूं, आपको याद रहे। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं की है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दोस्तों। फिर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है, जेम्स चैडविक ने। तो ये चीज ध्यान रखनी दोस्तों, खोजकर्ता और नाम देने वाला। मैंने ये चीज आपको पर्सनली आपको अलग अलग बुक्स के मैंने कंपेयर करके ही मैंने दी है। यूनिवर्सल जो बुक है, जो सार्वभौमिक सत्य वाली किताब है, उसी से मैंने ये नाम दिया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन की बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। इस पर किसी भी तरह का कोई भी आवेश नहीं होता है दोस्तों। और बात आती है इसके द्रव्यमान की दोस्तों, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 ग्राम या 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 ग्राम। ये किलोग्राम में 27 और ये ग्राम में दोस्तों। ठीक है, एक दोस्तों एक ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाता है, E/m का अनुपात। ये क्वेश्चंस एक बार पूछा हुआ है दोस्तों, अपने को ये याद रखना इसका ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन और मास का जो रेशियो होता है वो किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन में होगा, प्रोटॉन में होगा, अल्फा पार्टिकल्स में होगा या न्यूट्रॉन्स में होगा। तो दोस्तों इसका ऑर्डर डायरेक्ट आपको याद रखना है, E/m का जो रेशियो होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रहेगा, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का और सबसे कम न्यूट्रॉनों का रहेगा दोस्तों। ये याद रखना अपने को। इसके अलावा दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो है, ये मैंने NCERT से लिया है दोस्तों, NCERT की बुक से लिया है, सीधा का सीधा क्वेश्चन, जिसमें आपको याद रखनी है इसकी वैल्यू। E/m की जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए है वो कितनी है, 1.67 इंटू 10 टू पावर 10, देखो दोस्तों 10 टू पावर 8 है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, या मैंने कूलम पर ग्राम में लिया है। क्या कह रहा हूं, 1.76 इंटू 10 टू पावर 8 प्लस का 8 कूलम पर ग्राम। लेकिन अगर ये किलोग्राम में होता तो कितना हो जाता दोस्तों, 10 टू पावर 11 हो जाता। ये मैंने NCERT से लिया है दोस्तों, 1.7588 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों मैंने एक और पॉइंट लिया है कि कैथोड की खोज करने वाला कौन सा था। तो दोस्तों कैथोड की खोज करने वाला है विलियम क्रुक। कौन, विलियम क्रुक। ऐसे ही इस पर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। ऐसे दोस्तों एनोड की खोज करने वाला कौन सा है, तो वो है दोस्तों गोल्डस्टीन। क्या है, गोल्डस्टीन, जिसने प्रोटॉन का नाम दिया था, प्रोटॉन का नाम
देने वाला साइंटिस्ट था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल्स की बात की थी, किसी नाभिक पर गिराने की, परमाणु के नाभिक पे गिरवाता है, यानी जब रदरफोर्ड की बात होती है तो उसने कहा कि एक परमाणु है जिस पर इन्होंने क्या करवा दिए, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी, तो उसने कहा कि मैक्सिमम जो पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, वो सीधे के सीधे बाहर निकल जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि जो परमाणु है उसका मैक्सिमम पोर्शन वैकेंट होता है, खाली होता है। लेकिन उसने ये कहा कि 20,000 में से 1 या 2 कण जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में वापस आ जाते हैं। तो उसने ये कहा था दोस्तों कि इस नाभिक के केंद्र में कुछ ऐसी भारी चीज है, ऐसी कोई स्पीसीज है जो कि अल्फा पार्टिकल से टकरा रही है और टकरा करके अल्फा पार्टिकल वापस जा रही है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये इस परमाणु का नाभिक होगा और इस नाभिक पर जो आवेश होगा वो होगा पॉजिटिव। कौन सा होगा? पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना दोस्तों, खोज किसने की है प्रोटॉन की? गोल्डस्टीन ने। और रदरफोर्ड ने ये कहा था कि परमाणु के नाभिक के अंदर जो आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव। क्यों होता है? क्योंकि उसने ये कहा कि जो अल्फा पार्टिकल्स होता है दोस्तों, ध्यान रखना, इस अल्फा पार्टिकल पे भी जो आवेश होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव। और अपन जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है, रिपल्शन करता है। तो उसने कहा कि जैसे ही टकराया वो वापस उसी डायरेक्शन में मूव हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और इसी बेसिस पर उसने ये कहा था कि प्रोटॉन का मैक्सिमम पार्ट वैकेंट या खाली होता है और प्रोटॉन के सेंटर में एक ठोस वस्तु होती है, स्पीसीज होती है, जिसको उसने नाम दिया था दोस्तों नाभिक। क्या नाम दिया था? नाभिक। याद रहेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। परमाणु मॉडल की मैं बात करूं दोस्तों, तो परमाणु मॉडल में डाल्टन आता है सबसे पहले, फिर आता है जे थॉमसन। जे थॉमसन में ध्यान रखना दोस्तों, इस जे थॉमसन के मॉडल के कुछ नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं दोस्तों मेरे पास हिंदी की बुक नहीं थी, इसलिए मैंने इंग्लिश की जो एनसीईआरटी उससे मैंने ये पॉइंट लिए हैं। तो आपको याद रखना है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, और वाटरमेलन यानी जो अपना तरबूज मॉडल है, तरबूज मॉडल भी इसको कहते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो ये अपने को जे थॉमसन के जो अदर नेम है, दूसरे नाम है, वो अपने को पता होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों रदरफोर्ड की बात करें दोस्तों, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है दोस्तों वो सोलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? सोलर सिस्टम के नाम से। उसने ये कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि जो नाभिक है वो तो सन की तरह दिखाई देता है, यानी सूर्य की तरह दिखाई देता है, और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो गया अपने लिए? ग्रह हो गया, प्लैनेट्स हो गया। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो सूर्य तो हो गया उस परमाणु का नाभिक, और जो प्लैनेट्स है, पृथ्वी जो ग्रह है वो नाभिक के चारों यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो वो जो चक्कर लगाने वाली स्पीसीज है, इसको इन्होंने नाम क्या दे दिया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। तो इसी तरह से रदरफोर्ड का जो मॉडल दोस्तों, उसका नाम याद रखना है, सोलर सिस्टम भी अपने को इसको कहते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड की एक डीमेरिट्स के बारे में बता दूं। रदरफोर्ड ने ये कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों, तो वो कहता है कि वो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को क्या करता है? हास करता रहता है, कम करता रहता है, यानी उसकी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। वैसे अपन जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय दोस्तों, यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न इसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये अपने को पता है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहती है। क्लियर है? तो इसका ध्यान रखना दोस्तों। तो उसने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता लगाता नाभिक के अंदर प्लग हो जाएगा, धंस जाएगा। अगर दोस्तों नाभिक के अंदर अगर परमाणु धंस जाता है तो परमाणु का अस्तित्व खतरे में आ जाता है, यानी परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये इस कमी को दूर किया था दोस्तों बोर मॉडल में, जिसने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो वो अपनी स्टेशनरी स्टेट में लगाता है, स्थिर कक्षों में लगाता है, स्थिर कक्षकों में लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो ना तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है, नहीं वो एनर्जी गेन करता है, यानी एनर्जी का ह्रास भी नहीं होता और एनर्जी को लेता भी नहीं दोस्तों। क्योंकि वो जो स्टेशनरी स्टेट है, जो स्टेशनरी स्टेट है, उनमें वो फिक्स क्या होता है? चक्कर लगा रहा होता है, और उस पर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर आकर्षण और नाभिक से दूर प्रतिकर्षण बल काम करता है दोस्तों। वो मैं आगे बताता चलूंगा दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे बोर मॉडल की। बोर मॉडल में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करूंगा? स्पेशली इसके अभिग्रहित पोस्टुलेट्स, इसकी त्रिज्या के बारे में, इसकी एनर्जी के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। इनके दोस्तों जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो डिस्कस करूंगा, इनके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो डिस्कस मैं करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले अपन बात करें बोर मॉडल की। देखिए दोस्तों, बोर मॉडल के कुछ नियम हैं। सबसे पहले बात कर दूं दोस्तों, तो बोर मॉडल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे जो परमाणु या आयन है, परमाणु व आयन
पर या आयन कह दो दोस्तों के लिए ही लगता है। ये चीज ध्यान रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाली, यानी जो भी एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज होगी, बोले वो परमाणु हो या आयन हो, उसी पर ये बोर एटॉमिक मॉडल लागू होगा। तो इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट क्या देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक ही कक्षा में रहने पर स्थिर बनी रहती है, यानी वो न तो क्रिएटेड होती है, नहीं डिस्ट्रॉयड होती है, न तो उत्पन्न होती है, नहीं नष्ट होती है। यानी ऐसी कक्षा को जिसमें इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और न ही अवशोषित करता है, दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं या स्थिर कक्षा कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। प्रत्येक कक्षा को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष भी कहते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। ऊर्जा कोष कहते हो या ऊर्जा स्तर बोल दो। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस तरह से देखो, ये नाभिक हो गया दोस्तों और ये अपने पास एनर्जी लेवल है E1, E2, E3 और E4। देखो क्या कहता है दोस्तों, एनवी कक्षा में देखो दोस्तों, एन किसको शो कर रहा है, यहाँ कोष को शो कर रहा है दोस्तों। किसको शो कर रहा है, कोष को शो कर रहा है। तो एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। ये मैं आपको अलग से ही बताऊंगा दोस्तों, ऊर्जा का सूत्र कैसे कैलकुलेट हो रहा है, माइनस के 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये कैसा है मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है दोस्तों, उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है दोस्तों, तो इसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। यानी ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, इस तरह से कोष चलते जाते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इस नाभिक से दूर जा रहा है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। अब देखो दोस्तों, ये जो दूरी है, कोष यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होगा और नाभिक के बीच की दूरी होती है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं परमाणुीय त्रिज्या। क्या कहेंगे दोस्तों, परमाणुीय त्रिज्या अपन इसको कहेंगे। चलिए दोस्तों, तो अपने को देखना है कि ये ऊर्जा स्तर क्या है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, ऊर्जा बढ़ती है और दो लगातार कक्षाओं की ऊर्जा कम होता जाता है, यानी कम होती जाती है। जैसे दोस्तों इन दोनों के बीच की बात करें तो E1 है और ये E2 है, तो इन दोनों की जो ऊर्जाओं का अंतर है दोस्तों, वो डेल E से डिनोट किया जाएगा। क्या कहा जाएगा, डेल E। तो दोस्तों ये ऊर्जा का ऑर्डर हो गया, E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3 इज लेस देन E4 डैश डैश डैश। और यहाँ n की वैल्यू दे दी दोस्तों, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है, कोष को इंडिकेट कर रहा है। इसके लिए दोस्तों 1 के लिए K भी लिख सकते हो, L भी लिख सकते हो, M भी लिख सकते हो और N भी आप शो कर सकते हो, KLM या 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ऊर्जा स्तर को निकाल लिया कि दो ऊर्जा स्तरों का अंतर मैंने निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अंततः अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब जीरो एनर्जी का डिफरेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, दो लगातार कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर धीरे धीरे क्या होता जाता है दोस्तों, कम होता जाता है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, जब एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से निम्न कोष में कूदता है, क्या कह रहा हूं, बाह्य कोष से निम्न कोष से कूदता है, तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इसको ऐसे समझेंगे दोस्तों, ये अपने पास एनर्जी लेवल है, ये E1, ये E2, ये E3 और ये E4 है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ है, लोअर एनर्जी लेवल उसमें। तो दोस्तों एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन की फॉर्म में, और एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों में मूव हो जाता है दोस्तों, चला जाता है। अब देखो दोस्तों, इस कंडीशन को तो अपन बोलते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं दोस्तों, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। लेकिन दोस्तों जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों की ओर आता है दोस्तों, तो इसमें ऊर्जा उत्सर्जित करता है, इमिशन करता है दोस्तों। क्या कह रहा हूं, ऊर्जा का इमिशन या उत्सर्जन करता है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब हायर एनर्जी लेवल से उच्च एनर्जी लेवल से नीचे आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और निम्न से उच्च की ओर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो विकिरण के रूप में होती है, रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। देखो एनर्जी जो होती है दोस्तों, ये याद रखना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेव लेंथ के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, संक्रमण में भाग लेने वाले कोषों की ऊर्जा के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण N2 से N1 में होता है, यानी E2 से E1 में, तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा दोस्तों, वो E2 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू होगा। इसको देखो दोस्तों, प्लांक क्वांटम थ्योरी में पढ़ाऊंगा मैं, प्लांक क्वांटम
सिद्धांत में जो क्या होती है, E इक्वल टू होता है एच न्यू। ये प्लांक क्वांटम थ्योरी के अंदर मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो न्यू होता है दोस्तों वो C अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, जहां C क्या है, प्रकाश की वेलोसिटी है यानी गति है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, तरंग दैर्ध्य जिसको अपन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाह्य से आंतरिक कोश में कूदता है दोस्तों तो उत्सर्जन, इमिशन, मैं इसको हाइलाइटर ले लेता हूं दोस्तों इसके लिए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से आंतरिक कोश में कूदता है तो उत्सर्जन करता है, ठीक है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा जाने पर अवशोषण होता है, ठीक है दोस्तों। आर त्रिज्या के वृत्तीय कोश में इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगा सकता है जब उसके लिए एंगुलर मोमेंट होता है। इसको देखिए दोस्तों, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा दोस्तों, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चक्कर लगाएगा तो वो कह रहा है कि चक्कर लगाते समय वो एक पर्टिकुलर कोश में घूम रहा है, एक स्टेशनरी स्टेट में घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग mvr इक्वल टू nh/2π होता है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा हूं, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए एक कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो क्या होता है दोस्तों, mvr इक्वल टू nh/2π होता है। ध्यान रखना, किसी स्टेशनरी स्टेट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, nh/2π होता है, mvr इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, अगर n की वैल्यू 1 हो तो ये हो जाएगा दोस्तों h/2π, अगर n की वैल्यू 2 हो तो दोस्तों ये हो जाएगा h/π। ये चीज ध्यान रखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2h/2π है दोस्तों, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा दोस्तों 3h/2π। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपने पास एंगुलर मोमेंटम mv इक्वल टू nh/2π, जहां m की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी गति है, वेग है, r क्या त्रिज्या, और h क्या प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड होती है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल प्लांक क्वांटम की वैल्यू पूछ लें, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है दोस्तों यहां तक आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों। आगे जो टॉपिक होगा दोस्तों उसमें मैं डिस्कस करूंगा परमाणुवीय त्रिज्या के बारे में, परमाणुवीय त्रिज्या के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें दोस्तों जितने भी इनके फॉर्मूले बनते हैं, भले वो रेडियस रेशियो का हो, रेशियो यानी अनुपात पर आधारित हो, या कोई न्यूमेरिकल बेस पे हो, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे फॉर्मूला बेस्ड वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। दोस्तों आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका इसका फीडबैक जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो मैं वीडियो डाल रहा हूं क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है, आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, या लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड मैं मैटर करा रहा हूं आपको, 99.9% दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि आपको यहां से एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, एज इट इज, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।